दूसरे रोज वो लोग अपने मिशन पर रवाना हो गए थे। रवानगी से पहले शानी ने एक अच्छे सिपा सालार की तरह पुरजोश लेक्चर दिया था। इसके अल्फाज इसके जज्बात के दाई बन गए थे। जो भी लफ्ज मुंह से निकला सीधा दिल में उतरा। शानी ने बहादुर लीडर के रूप में ग्रुप के नौजवानों में नया जोश और वलवला भर दिया था। खुद शानी के अंग अंग में जोश और जज्बा हिलकोरे ले रहा था। इसने दिल में तहैया कर लिया था कि आज हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी है। शानी ने अपने आदमी पर वाज़ेह कर दिया था कि गैर मुल्क में से जो भी हाथ लगे जिंदा पकड़ लेना, बाकी मुकामी बाशिंदों को इबरतनाक बना देना। वो रवायती तैयारी के साथ रवाना हुए थे। इन्हें कोयटा शहर के मुजाफाती इलाके में जाना था। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है एक पुरस्कार दास्तान आखिरी हथियार किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। वहाँ के रास्ते दुश्वार गुजार और पथरीले थे क्योंकि वो मुकम्मल पहाड़ी इलाका था। वो पथरीले रास्तों पर मजबूती से कदम जमाए आगे बढ़ रहे थे। शानी के पाँव में बिजलियां भर गई थीं। इसके साथ एक तरफ बुरूज, दूसरी तरफ अब्दुल्ला था। बाकी लोग भी आगे पीछे चल रहे थे। इनसे 200 मीटर दूर पुख्ता सड़क थी, मगर बावजूद एहतियात वो सड़क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। थोड़ा आगे पानी की बहुत बड़ी नदी थी। इस पर लकड़ी का खस्ता हाल पुल बना हुआ था। ये पुल 20-25 साल से इस तरफ सामान की तरसील का जरिया था, मगर पुख्ता रोड बनने की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला रोड पर हो गया था। क्योंकि लकड़ी के पुल से थोड़ा आगे ये रास्ता खतरनाक हो जाता था। सुनने में आया था कि इस खतरनाक रास्ते पर कई जानलेवा एक्सीडेंट हो चुके थे। इसलिए लोग अब लकड़ी का पुल या इसका रास्ता शाज़ और नादर ही इस्तेमाल करते थे। शानी लकड़ी का पुल क्रॉस कर रहा था जब इसे सर्जी का खून वसूल हुआ। पुल चूंकि जगह जगह से टूटा हुआ था, इसलिए इन्हें एक एक करके गुजरना था। शानी पुल क्रॉस कर रहा था और एक तरफ हो गया। हेलो सरजी। शानी, बुरूज कहाँ है? सरजी के लबो लेजे में गैर मामूली पन महसूस करके शानी चौंक पड़ा। बुरूज का बराह रास्त जिक्र आने पर इसका दिल जोर से उछल पड़ा था। सरजी की बात सुनकर इसने पुल की तरफ देखा। तलहा पुल की टूटी हुई जगह पर छलांग लगाकर पार कर रहा था। बुरूज पुल की दूसरी तरफ खड़ी थी। सरजी इसके जवाब सुने बगैर कह रहे थे, शानी के वाकई बुरूज तुम लोगों के साथ है। शानी को सरजी का सवाल समझ नहीं आ रहा था। इस बात पर हैरान था कि सरजी ने खुद बुरूज को अलविदा किया था। सरजी, बुरूज हमारे साथ है। शानी की बात सुनकर सरजी तेज लहजे में बोले, शानी, बुरूज से अलहदा रहकर बात करो। सरजी, मैं इन लोगों से ज़रा अलग खड़ा हूँ, खैरियत तो है? शानी, बुरूज न सिर्फ मशकूक बल्कि इंतहाई पुरस्कार भी है। सरजी की बातें शानी को मुसलसल हैरत की तरफ धकेल रही थी। वो कुछ न समझते हुए बोला, मैं समझा नहीं सरजी। शानी बातों के दौरान पुल की तरफ देख रहा था। तल्हा पुल क्रॉस कर चुका था। अब बुरूज इस तरफ आ रही थी। शानी, मेरे बात ध्यान और संभल कर सुनो। मैं खुद हैरान परेशान हूँ। बुरूज के दो रूप हैं। एक बुरूज इस वक्त इस्लामाबाद के अपने फ्लैट में मौजूद है और दूसरी तुम्हारे साथ बलूचिस्तान में। सरजी की बात ने शानी को हैरत से उछलने पर मजबूर कर दिया। सरजी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेक वक्त यहाँ और वहाँ। शानी को मामला गहरा और पुरस्कार महसूस हो रहा था। इस दौरान तल्हा इसके नज़दीक पहुंच चुका था। इसने तल्हा को इशारे से समझाया कि तुम लोग इधर ही रहो, और खुद मोड़ मुड़कर दूसरी तरफ चला गया। अब वो अपने साथियों की नज़रों से ओझल था। शानी बुरूज के मामले में मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं मुसलसल इसकी निगरानी करवा रहा था। मुझे इत्तला मिली थी कि बुरूज आपारा मार्केट में शॉपिंग के लिए गई है। मैं इस इत्तला पर बहुत हैरान हुआ। तस्दीक के लिए मैं खुद आपारा मार्केट पहुंच गया और बुरूज को देखकर हैरतज़दा रह गया। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि बुरूज को मैंने शम्मस और सदाकत के साथ रवाना किया था। फिर बुरूज गई क्यों नहीं, ये सवाल मुझे बुरी तरह खटक रहा था। मैंने बुरूज का ताक़ुब किया। वो आपारा मार्केट से निकलकर जानते हो कहाँ गई थी? कहाँ सरजी? शानी खोए हुए लहजे में पूछा। इसका दिमाग घूमने लगा था। सरजी इस बुरूज का किस्सा सुना रहे थे जो उसके साथ मौजूद थी। शानी, वो मार्केट से निकलकर सीधा कब्रिस्तान गई थी। कब्रिस्तान? शानी की होंठों से कब्रिस्तान का लफ्ज यूं निकला जैसे जिस्म से रूह निकल रही हो। सुनते जाओ शानी। वो कब्रिस्तान पहुंचकर एक कब्र के पास रुकी और कब्र की मिट्टी को यूं हटाया जैसे किसी चीज से ढक्कन हटाया जाता है। कब्र की मिट्टी ढक्कन की तरह ऊपर को उठी और बुरूज कब्र में उतर गई। ओ नो सरजी, ये बुरूज? शानी समझ ही नहीं पा रहा था कि सरजी को जवाबन क्या कहे। जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। चंद मिनट तक मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं हैरान परेशान नाकाबिले यकीन नजरों से कब्र को देख रहा था जिसमें बुरूज गायब हुई थी। अब वो दूसरी बेशुमार कब्रों की तरह आम सी कब्र थी। 15-20 मिनट तक मैं सख्ते की कैफियत में वहीं जमा, और शायद इस कैफे से निकलने में भी वक्त लगता, मगर बुरूज इसी तरह कब्र का ढक्कन उठाकर बाहर निकल आई थी। मैं आंखें मसल कर इसे देख रहा था। वो वही बुरूज थी, आम सी नाजुक और खूबसूरत लड़की।
जो मुझे 20 मरतबा मिल चुकी थी और जिसे मैंने शमस और सदाकत के साथ रवाना किया। बुरूज कब्रिस्तान से निकलकर सीधा अपने फ्लैट में चली गई और हनूज वहाँ मौजूद है। मगर सर जी, बुरूज तो यहाँ मेरे साथ है। इसे मैंने कल ही लंच पर घर बुलाया था। बुरूज, मम्मी मुनज़्ज़ा और मैंने इकट्ठे लंच किया था। इसके बाद हम इकट्ठे ज़मीनों की तरफ निकल गए थे। चंद अजीज़ों के घर भी गए थे। रात की हमारी वापसी हुई। फिर रात बुरूज मेरी बहन मुनज़्ज़ा के साथ कमरे में सो गई। अब सुबह से मेरे साथ है। शानी, बुरूज के पस पर्दा क्या है? फिलहाल समझ से बालातर है, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि बुरूज बैक वक्त यहाँ और वहाँ दो जगहों पर मौजूद है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे साबिका हमलों की तरह इस हमले की खबर भी पहले वहाँ पहुँच गई होगी और वो लोग आरिफ शकील की तरह तुम लोगों के मुंतजिर होंगे। सर जी की बात में वजन था। ऐसा मुमकिन था, मगर शानी वापस जाने को तैयार नहीं था। वो बोला, सर जी, हमारे हमले की इत्तला दुश्मनों तक पहुँच गई या नहीं अलग बात है। हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। वापस पलटने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं कि हम इन्हें खो देंगे। अब अगर वो चुकन्ने और होशियार भी हों तो फिर मिलेंगे तो सही। शानी बातों के दौरान वापस मोड़ मुड़ चुका था। इसके आदमी हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे। शानी और तलहा की नजरें मिली तो शानी से इशारे से पुत्र बुलाया। तलहा के कदम बढ़ाने पर दूसरे लोग भी इसकी पैरवी करना चाह रहे थे, मगर शानी ने इशारे से ही बाकी साथियों को रोक दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है शानी, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सर जी का लहजा गुलोगीर हो गया था। आप हौसला रखें और हम पर भरोसा रखिए सर जी, इंशाअल्लाह हम नाकाम नहीं लौटेंगे। बातों के दौरान शानी का जहन बुरी तरह इंतशार का शिकार था। तलहा इसके करीब पहुंच गया था। तलहा, बुरूज को गन पॉइंट पर ले लो। जी। तलहा पर शानी की बात किसी बम की तरह फटी थी। बुरूज को गन पॉइंट पर ले लो। शानी के दोबारा दोहराने के बावजूद वो कुछ न समझते हुए शानी से हैरानी से बोला, शानी। तलहा, बुरूज को गन पॉइंट पर ले लो। इस बार शानी के हलक चीखते हुए कहा। तलहा समझ गया कि कोई गड़बड़ है। वो तेजी से पलट गया। आई एम सॉरी शानी, मैं बहुत मजबूर हूँ। सर जी के लहजे में हकीकी नदामत थी। वो शानी के अंदरूनी कैफियत को समझ रहा था। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मेरा मिशन सबसे मुकद्दम है। शानी ने पुरएतमाद लहजे में जवाबन कहा। खुद को संभालना शानी, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगू हूँ। राब्ता करते ही शानी ने हम नवाज से बुरूज के फ्लैट में जाकर चेक करने को कहा। हम नवाज ने पलटकर सर जी की बात की तस्दीक कर दी। बुरूज वहाँ मौजूद थी। इसका दिमाग घूमने लगा। वो ये पुरस्कार माजरा समझने से कासिर था। रोशन नवाज उदासी की अथाह गहराइयों में घिर गया था। आसिम नवाज ने शानी के उठाए गए कदम को सराहा था। वो अपने आदमियों के पास पहुंचा। सबके चेहरों पर उलझन वाज़ेह थी। बुरूज की तरफ तलहा और शमस की गन्नें उठी हुई थी। बुरूज के चेहरे पर हैरत के आसार सब्त होकर रह गए। वो शानी को देखते तड़प कर बोले, शानी ये सब क्या है? ये लोग मुझे। आई एम सॉरी बुरूज, तुम्हारी ज़ात शक के दायरे में आती है। शानी, वो कुछ कहना चाह रही थी। प्लीज़ बुरूज। शानी ने हाथ उठाकर इसे कुछ भी कहने से रोक दिया। बुरूज के खुश्क लब एक दूसरे से जुड़ गए थे। आंसू की धुंधलाहट में शानी को देखना भी मुहाल हो रहा था, मगर अपने सफाई में कुछ कहने इसके हक में था। इसने बोलने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, शानी मेरा कसूर। बुरूज, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। इसे इंतहाई स्पाट जवाब दिया गया। शानी का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। बुरूज के लिए कायनात यकदम वीरान, फीकी और बेरौनक और बेमानी हो गई थी। शानी की बेरुखी इंतहा को छू रही थी। वो सदाकत को हदायत दे रहा था, सदाकत, तुम और शमस बुरूज को वापस अपने ठिकाने पर ले जाओ, मगर ख्याल रहे ये चंद गैर फितरी सलाहियतों की मालका और इस पर ग्रुप से गद्दारी का इल्ज़ाम है। इसका पूरा ध्यान रखना। अगर ये भागे या कोई गलत हरकत करे तो बेशक गोली मार देना। शानी ने आखिरी अल्फाज अदा करते हुए अबाउट टर्न लिया और तेज़ कदमों के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। बुरूज से नजरें मिलाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। इसने हम नवाज को भी बुरूज पर नजर रखने को कह दिया था। पूर्णम आंखों से बुरूज इसे देखती रही, सोचती रही। दिलो जान से चाहने वाला, सांसों में तहलील और दिल की धड़कन में धड़कने वाला एक पल में पराया कर गया। ये कैसी बेवफा दुनिया है। शेख मुनीर के दिए गए क्लू की रोशनी में जो मालूमात करवाई गई थी, इसके मुताबिक एक जगह होम मिनिस्टर अब्दुल बारिक की मलकियत थी। ये बहुत बड़ा फार्म हाउस था जिसमें कई एकड़ काबिल काश ज़मीन मौजूद थी। हालांकि इस इलाके में हमवार ज़मीन न होने के बराबर थी और जो थी वो अज़ल से बंजर पड़ी हुई थी, मगर अब्दुल बारिक ने अपने ज़ाती अखराजात से यहाँ अपनी ज़मीन आबाद कर रखी थी। वो काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और नई मशीनरी से यहाँ फसल पैदा कर रहा था। फार्म हाउस में 3 इमारतें बनी हुई थीं। एक इमारत मवेशी और जानवरों के लिए मुख्तस थी और वो 2 रहायशी इमारतें थीं। फार्म हाउस के चारों तरफ बाड़ लगी हुई थी। अब्दुल बारिक का जो कुछ था वो बाड़ के अंदर था, जबकि फसल और दरख्तों के दरमियान खड़ी इमारतों की गिर चारदीवारी मौजूद थी। फार्म हाउस पर अब्दुल बारिक ने दिल खोलकर खर्च किया था। शानी को ऐसी शाख खर्चों का पसे मंजर बहुत अच्छी तरह पता था। ज़रपरस्त लोग मुल्क कौम से गद्दारी के एवज अपनी जेबें भरते हैं और इन पैसों के बलबूते पर इस तरह के नामुमकिन काम कर दिखाते हैं। होम मिनिस्टर अब्दुल बारिक अपने इंजाम को पहुंच चुका था, मगर गैर मुल्की एजेंट इसके हाथों का लगाया हुआ फल हनूज खा रहे थे। इससे पता चलता था कि इसका इस पूरे ख़ानदान पर बड़ा असर रसूख चलता है।
होम मिनिस्टर अब्दुल बारिक के चाचा और भाई दोनों MNA थे। शानी को 3 अफराद की कमी के बाइस अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाना पड़ी थी। पहले इसने 2 ग्रुपों में 2 तरफ से हमला करना था, जबकि अब इसने 1-2 बंदों को फार्म हाउस के चारों तरफ से हमला करने का कह दिया था। राब्ते के लिए इनके पास ट्रांसमीटर मौजूद थे। शानी ने अपने साथ कासिम को रखा था। उन्होंने फ्रंट से दाखिल होना था। उस तरफ खेत और दरख्त थे। इनका प्रोग्राम खेत और दरख्तों की आड़ में बादामी इमारत तक पहुंचना था। बाढ़ की ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर थी, जिसे उन्होंने हाई जंप लगाकर बासानी अबूर कर लिया था। यहाँ दरख्तों के साथ साथ जानवरों के चारे की फसल लगी हुई थी। वो झुके झुके अंदाज में भागते हुए फसल में घुस जाना चाह रहे थे, मगर वो अपने इरादे पर अमल ना कर सके, क्योंकि अचानक ही बहुत से अफराद इधर उधर से निकलकर इन्हें घेरे में ले चुके थे। शान इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था, मगर जिस तरह अंदर जाते ही इन्हें घेर लिया गया था, इससे पता चलता था कि इन्हें अंदर से मॉनिटर किया जा रहा है। तकरीबन 10 गन्नें इनकी तरफ उठी हुई थी। वो तमाम मुकामी अफराद थे। शानी का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। इसे हम नवाज को भेजना चाहिए था, मगर उजलत में वो गलती कर बैठा। इस गलती की पादाश में वो बेबसी के साथ मारे जा सकते थे। शानी सोच रहा था कि क्या अब दुश्मनों की झोली में पके हुए फल की तरह गिर जाना चाहिए। सोचें इस पर हमलावर हो रही थी, जबकि इन्हें हथियार फेंकने का ऑर्डर दिया जा चुका था। फिलहाल इनके पास हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने सरेंडर होने में थोड़ी सी ताख़ीर की थी। बड़ी बड़ी मूँछों और दाढ़ी वाले एक शख्स ने कड़कदार लहजे में इसे मुखातिब होकर कहा, शानी को हिमाकत मत करना, हमें तुम्हारी ज़रा सी गलत हरकत पर गोली मारने के आर्डर मिले हैं। ताकमाना अंदाज में इन्हें तंबीह की गई थी। अपना नाम अजनबी के मुंह से सुनकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ भी बरूज या कोई अंदर का अजीज़ अपना काम कर चुका है। 2 आदमी इनकी जमा तलाशी के लिए आगे बढ़ाए। दोनों हुलिये से कमोबेश आर्डर देने वाले शख्स के मुशाबा थे। शानी की तलाशी लेने वाला स्मार्ट नौजवान था। शानी ने धीमी आवाज़ में क्यों का लफ्ज़ अदा करके कासिम को कोड वर्ड में तैयार रहने का सिग्नल दिया था। शानी के आसाब तन गए थे। तलाशी लेने वाला नौजवान जैसे ही झुका, शानी ने फुर्ती से दबोचा और पलक झपकते ही उठाकर नज़दीक खड़े आदमी पर फेंक दिया। साथ ही झुककर गन उठाते उल्टी कलाबाजी खाई। कलाबाजी के दौरान इसने हवा में उड़ते हुए फायर खोल दिया। ये चंद सेकंड की बात थी। इन्हें घेरने वाले आदमी इस जुर्रत और फुर्ती की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए लाशोरी तौर पर इनके आसाब ढीले थे। मगर शानी और कासिम ने बर्क रफ्तारी दिखाई थी। कासिम ने मद्दे मुकाबिल को वहीं ढेर करके इसे ढाल बनाकर फायरिंग की थी। दोनों की बेक वक्त फायरिंग से कई बंदे ढेर हो गए थे। कुछ हमेशा की नींद सो गए थे और कुछ करा रहे थे। जो संभल गए थे उन्होंने जवाबन फायरिंग ज़रूर की थी, मगर हस्बे मंशिया नतीजा ना पा सके थे, क्योंकि शानी और कासिम अपनी अपनी जगह छोड़ चुके थे। शानी लॉन्ग जंप लेकर करीबी दरख्तों की ओट में चला गया था। इसने झांक कर देखा, 2 अफराद झुके झुके बाएं जानिब बने हुए कमरे की तरफ भाग रहे थे। शानी इनका निशाना लेकर फायर की आवाज़ के साथ इनकी चीखें भी फजा में बुलंद होने लगी। इसके अंदाजे के मुताबिक 10 में से 7 अफराद ठिकाने लग चुके थे। बाकी बमा 3 कासिम के कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फार्म हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी थी। मैदान गर्म हो चुका था। इसे जल्द अज जल्द असल इमारत तक पहुंचना था। वो करीबी खेतों में घुसकर झुके हुए अंदाज में भागने लगा। फसल इतनी बड़ी नहीं थी कि अगर सीधा भागता तो यकीनन ताड़ लिया जाता। फसल के इख्तिताम पर घोड़ों का अस्तबल था। अस्तबल में बहुत से नस्ली घोड़े बंधे हुए थे। फायरिंग की आवाज़ घोड़ों पर भी असरअंदाज हो रही थी। इनकी गर्दनों के बाल खड़े हो गए थे। वो बेचैनी के साथ इधर उधर पाँव मार रहे थे। शानी ने लहजा पर रुककर वहाँ का जायजा लिया। यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था। वो दूसरी तरफ बाहर निकल गया। इस तरफ चंद मवेशी बंधे हुए थे। सामने ही बादामी इमारत की दीवार भी नजर आ रही थी। फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। बादामी इमारत के पास ही 10 बम फटा था। ये बात इसके हक में जाती थी। फार्म के मुहाफिज इसके आदमियों से मुकाबला करने में मगन थे। वो असल इमारत में बआसानी दाखिल हो सकता था। इसने दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ तो इसने छलांग लगाई और अकली दीवार का कोना पकड़ने में कामयाब हो गया, वरना दीवार पर रुकने के बजाय फौरन अंदर कूद गया। मगर अंदर वाले जैसे इसका इंतजार कर रहे थे। वो एक बार फिर बंदूकों के नरगे में था। इस बार बंदूक बरदारों की तादाद 10 के बजाय 15 थी। शानी ने तवील सांस खारिज की, अपनी गन जमीन पर रखकर हाथ सर से बुलंद कर दिए। डेविड को सदारती महल से बुलाए जाने की कॉल मौसूल हुई तो इसके लबों पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट फैल गई। ये दूसरा मौका था जब वो इसराइल के सदर से मिलने जा रहा था। पहली बार वो एक आला सतह की मीटिंग में शरीक हुआ था, मगर तब सदर साहिब के हमरा मीटिंग में 15 दीगर सीनियर वज़रा भी शरीक थे, जबकि इस बार सदर साहिब के अलावा सदर के मुशीर ख़ास, नायब सदर और वज़ीर दिफा मौजूद थे। सदर साहिब ने डेविड को मुखातिब किया, मिस्टर डेविड, हम आपकी कारकर्दगी के हमेशा से मोतरफ रहे हैं। आपने अब तक आला से आला काम किया है, लेकिन हम मज़ीद तेज़ी चाहते हैं। हम अपने हदफ के उसूल के लिए बेचैन व बेकरार हैं। सर, हम हदफ के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। दुनिया हमारी मुट्ठी में समा चुकी है। ऐसा कौन सा मुल्क है बशमूल अमरीका
जिसे हमने बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल न किया हो। बरतानिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अरब ममालिक, इस्लामी और गैर इस्लामी, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो किसी न किसी तरह हमारे हुक्म की तामील को अपना फ़र्ज न समझते हों। सर, दुनिया को अंदाज़ा ही नहीं कि क्या होने वाला है। इनकी तबाही का वक्त इंतहाई करीब है और दुनिया गफलत की नींद सो रही है। मिस्टर डेविड, जनाब सदर चाहते हैं कि जो कुछ पसे पर्दा करते रहे हैं वो सरेआम करें। वज़ीर दिफा ने पहले सदर साहब को देखा, फिर डेविड से बोले, यानी वक्त आ चुका है कि हम दुनिया को बता दें कि कुर्रा अर्ज़ पर सिर्फ इसराइल हुक्मरानी कर सकता है। सर, आप यकीन कीजिए, यहूदियों की मतलिकुल अनान हुकूमत कुर्रा अर्ज़ पर कायम होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैसे मिस्टर डेविड? इस बार नायब सदर ने सवाल किया। डेविड जवाबन बोला, सर, हमने रियासतों को अपने ज़हीन व फ़हीम दिमागों से एक जाल में फंसा दिया है। कोई रियासत बावजूद दाखिली इंतशार हमारी मदद को तैयार बैठी है। कोई अंदरूनी बदनज़मी मुआशी इक़्तिसादी तबाही का शिकार होकर हम पर निगाह जमाए हुए है। हमें आप पर पूरा यकीन है मिस्टर डेविड। आपने आज तक जो कुछ कहा है वो काबिल कदर काबिल तहसीन है। यहूदियों को दूसरे तमाम मज़ाहिब पर गालिब लाने के लिए आपकी खिदमत ग्रां कद्र हैं। सर, मैंने हमेशा अक़वाम आलम का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है। कौमों के ख्यालात और रुझानात, किरदार और अमल, सियासी मंजरनामे, मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल सबको नज़र में रखा है। हमने हमेशा इन्हें मलहूज़ रखकर अपनी पॉलिसी मुरतब की है। दुनिया के बेशतर लीडरान हमारे फसीह बलीग मशवरों पर अमल करना बाइस फ़ख्र समझते हैं। बेफिक्र रहिए सर, हमने सोई कौमों के हलक में ऐसी दवा डाल दी है कि वो तवील अरसा होश में नहीं आ सकते। इन्हें अपनी हालत बदलने की फ़िक्र ही नहीं। वो ज़बानी कलामी दावों, ज़ाहरी नमूद नुमाइश, मीडिया में बतंगड़बाजों, छपे हुए मवाद, सियासी चालों, बयानबाजियों और तुंदो तेज़ खताबात के असीर हो चुके हैं। वो मामूल की तरह ट्रांस में आ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसे अहम इस्लामी मुल्क, जिसे हमने हिट लिस्ट पर रखा हुआ है, इसमें हमेशा कमोबेश एक जैसे नज़रियात और तसव्वुरात और मंशूर की जमातें हुक्मरानी करती चली आ रही हैं। चेहरे बदल जाते हैं, निज़ाम नहीं बदलते। वहाँ जमहूरियत का नारा फ़ख्र से लगाया जाता है, जो हमारी यानी यहूदियों की पैदावार है। मिस्टर डेविड, हमने सरकारी ज़ुबान और पॉलिसियों को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि हम मुल्कों के माबैन सियासी निज़ामों, मुआशी मुआहदों, अखराजात और कर्जाजात के ज़र्री असूलों पर अबूर हासिल कर चुके हैं। हमने अपनी फरासत से अपने असल इदारे तो मख्फी रखे, मगर दूसरों के राज हासिल करने में कामयाब हुए। हम अपनी एक गोली भी ज़ाया नहीं करते और इराक जैसे दुश्मन ममालिक को फतह कर लेते हैं। इसी तरह एक दिन पाकिस्तान भी हमारी मुट्ठी में होगा। मिडल ईस्ट के कई ममालिक हमारी गोद में हैं, मगर हम फ़लस्तीन की सरजमीन पर जल्द अज जल्द मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं। सर, आपका इशारा पहले आर्मीगेडोन की तरफ है, जिसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल कायम हो जाए। बिल्कुल, हम वहाँ अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा को गिराकर वहाँ पर तख्त दाऊद रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मसीहा इसी तख्त पर आकर बैठेगा। सर, हमने पूरी दुनिया के शूर और लाशूर में आप अपने आने वाले मसीहा को किस न किस तरह बिठा दिया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द थर्ड टेम्पल तामीर हो जाएगा। डेविड ने इसके बाद पूरा आधा घंटा लेक्चर दिया। इसकी सैरंगेज़ बातें हमेशा की तरह सदर साहिब और दीगर इसराइली आला हुक्काम के दिलो दिमाग में उतर गई थी। डेविड वहाँ 4 घंटे तवील मीटिंग करके निकला तो इसके जहन में एक हतमी फैसला जन्म ले चुका था। सदारती महल में इसकी खुसूसी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में बैठकर मेन रोड तक आया। यहाँ काफ़ी रश था। शॉपिंग मॉल, होटल, क्लब, रंग बिरंगी दुकानें, सजे सजाए शोकेस और मर्दों औरतों का हजूम। इसराइल ने बहुत जल्द तरक्की की राहें अबूर की थी। कुशादा रोड के कुशादा फुटपाथ पर बहुत रश था। डेविड हजूम में तेज़ कदमों से चलता हुआ यूं गायब हो गया जैसे इसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया हो। इसके दाएं बाएं चलने वाले लोगों को भी पता नहीं चला कि इनके दरमियान चलने वाला दराज कद अचानक हवा में तहलील होकर गायब हो गया है। बहरे ओकेनूस के 300 जजीरे थे, वीरान, ब्याबान, गैराबाद और पुरिसरार जजीरे। इनमें से 20 जजीरों पर इंतहाई कम तादाद में इंसानी ज़िंदगी मुतहर्रिक थी। बाकी 217 जजीरे न सिर्फ गैराबाद थे, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक, पुरिसरार और इंसानी अक्ल से मावरा तारीख के हामिल थे। दुनिया इन्हें बरमूदा ट्राई एंगल के नाम से जानती है, जो 14,000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित हैं। इन जजीरों का तकून फ्लोरिडा में बनता है। ये ख़तरनाक जजीरे बरमूदा तकून के नाम से 1945 में मशहूर हुए थे। बरमूदा तकून ने दुनिया को अपने सहर और पुरस्कारियत में लपेट रखा है, वो भी ऐसा कि दुनिया बिल्कुल अंधी हो चुकी है। दुनिया ने कभी फ्लोरिडा के मायने पर गौर नहीं किया। फ्लोरिडा यानी वो खुदा जिसका इंतजार किया जा रहा है। हुजूम से गायब होने वाला डेविड गुरु के रूप में फ्लोरिडा के मुकाम पर खड़ा पुरमुसर्रत निगाहों से बेकरार समंदर को देख रहा था। यहाँ किस कदर खौफ हरास उमड़ आता है ये सब जानते थे, मगर इसकी गहराइयों में कितने राज पिन्हा हैं कोई नहीं जानता। पिछले 400 सालों से किसी इंसान ने 270 वीरान जजीरों में जाकर नहीं झांका, ना किसी ने वहाँ रहने की जुर्रत की है।
हाँ, अलबत्ता 1451 में यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस ने गुजरकर अजीबोगरीब मुशाहिदात किए थे। यहाँ पहुंचकर कुतुबनुमा ने काम करना छोड़ दिया था। आग के बड़े बड़े गोले समंदर के अंदर दाखिल हो रहे थे। इसके बाद हादसात का एक लामुतनाही सिलसिला है जो वजूद में आया है। गुरु के सामने फ्लोरिडा के मायनी गर्दिश कर रहे थे। वो खुदा जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, वो खुदा, वो मसीहा मेरा आखिरी हथियार है, गुरु ने बुलंद आवाज़ में कहा। जिस मसीहा ने दुनिया में आकर हुक्मरानी करनी है और दुनिया का वो आखिरी ताकतवर हुक्मरान मेरा ताबेदार होगा। गुरु ने चश्मे तसव्वुर में आने वाले इस खुदा को देखा और बोला, अन करीब वो वक्त जब दुनिया को फतह करने वाला मसीहा नमूदार होगा। वही है दुनिया का असल हुक्मरान, मेरा आखिरी फैसला कुन और कारामद हथियार। गुरु कहते हुए जोर जोर से कह लगाने लगा।